कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें आप वापस जिप नहीं कर सकते। एक बार वो बाहर आ गईं तो वो हमेशा के लिए बाहर ही रहती हैं। उस रात हार्दिक की चीख ने पूरी घाटी को जगा दिया था। वो अपनी गर्दन पकड़कर जमीन पर तड़प रहा था और उसकी पीठ पर किसी ने नाखूनों से गहरा खरोच दिया था, जैसे कोई अदृश्य जानवर उस पर चढ़ा हुआ हो। नमस्कार, मेरा नाम राजीव है। मैं राजस्थान के जोधपुर में अपने घर के नीचे बने एक साउंड प्रूफ तहखाने से आपसे बात कर रहा हूं। मैंने दरवाजा 3 बार चेक कर लिया है, क्योंकि जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है उन सभी पर्यटकों के लिए जिन्हें लगता है कि सड़क किनारे कहीं भी हल्का होना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे वेदों में एक शब्द है मुंजिया, एक ऐसा ब्राह्मण बालक जिसकी मृत्यु उसके जनेऊ संस्कार के बाद लेकिन शादी से पहले हो गई हो। वो अतृप्त है, वो प्यासा है और वो अपना कुंवारापन, अपनी पवित्रता उस पीपल के पेड़ पर बैठकर सदियों से बचा रहा है। अब जरा सोचिए, ऐसे पवित्र गुस्से वाले साये के घर पर अगर आप अपनी गंदी अशुद्ध धार छोड़ दें तो क्या होगा। कहानी शुरू होती है मोरनी हिल्स की घुमावदार सड़कों पर। समय था रात के 11 बजने वाले। एक काली एसयूवी हवा से बातें कर रही थी। कार के अंदर 3 लोग थे। पिछली सीट पर बैठी थी रिया, 24 साल की, सुंदर लेकिन वहम करने वाली। ड्राइविंग सीट पर था उनका दोस्त और ड्राइवर सुखदीप। सुखदीप का नाम ही काफी था, क्योंकि वो हर बात की डीप यानी गहराई में जाने का दावा करता था, भले ही गाड़ी गड्ढे में ही क्यों ना चली जाए। और उनके साथ आगे की सीट पर बैठा था हमारा हीरो, या कहिए हमारा शिकार हार्दिक। हार्दिक की हालत उस वक्त बहुत हार्ड थी। उसे पिछले 40 किलोमीटर से बहुत जोर की लगी थी। उसका मूत्राशय यानी ब्लैडर फटने को तैयार था। वो अपनी सीट पर ऐसे उछल रहा था जैसे तवे पर मकई का दाना। हार्दिक ने अपना पेट पकड़ते हुए लगभग रोते हुए कहा, अरे भाई सुखदीप, अब तो रोक दे यार, मेरी किडनी मुंह से बाहर आ जाएगी। मुझे बस एक पेड़ चाहिए, कोई भी पेड़। सुखदीप ने स्टीयरिंग घुमाते हुए पीछे की तरफ देखकर एक गंदी हंसी हंसी और बोला, अरे भाई हार्दिक, इतना भी क्या प्रेशर है। बचपन में तो बिस्तर गीला करता था, आज क्या सीट गीला करके ही मानेगा। देख सामने जंगल है, कर ले लीक अपनी टंकी। पिछली सीट से रिया ने अपना फोन नीचे रखा और गंदी नजर से हार्दिक को देखा। उसने कड़वाहट से कहा, छी हार्दिक, तुम लड़कों को कहीं भी शुरू होने में शर्म नहीं आती। कम से कम कोई साफ जगह तो देख लो। ये जगह मुझे अजीब लग रही है। गाड़ी के रुकते ही हार्दिक ने दरवाजा खोला और अंधेरे में कूद पड़ा। उसे न रिया की बात सुनाई दी, न हवा की सरसराहट। उसे बस सामने सड़क के किनारे खड़ा एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ सामान्य नहीं था। उसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन से बाहर निकली हुई थीं। उसके तने पर लाल रंग के हजारों धागे बंधे हुए थे और पेड़ के नीचे सिंदूर से पुते हुए कई पत्थर रखे हुए थे। ये एक चेतावनी थी जिसे हार्दिक ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हार्दिक पेड़ की जड़ों के ठीक ऊपर खड़ा हो गया। उसने अपनी पैंट की चेन खोली और एक लंबी गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, भाड़ में जाए दुनिया, साला ऐसा लग रहा है जन्नत मिल गई। और फिर हार्दिक ने वही किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने उस पवित्र सदियों पुराने पीपल की जड़ों पर अपनी अशुद्ध धार छोड़ दी। गर्म तरल उन ठंडी सूखी जड़ों पर गिरने लगा जिन पर सिंदूर लगा था। जैसे ही वो धारा जड़ों को छुई, जंगल की हवा रुक गई, झिंगुरों की आवाज बंद हो गई। एक भारी, बहुत भारी सन्नाटा छा गया। हार्दिक अभी अपनी चेन बंद ही कर रहा था कि उसे एक अजीब सी गंध आई। ये गंध पेशाब की नहीं थी। ये गंध थी सड़े हुए गेंदे के फूलों की और जलते हुए मांस की। एक बहुत ही तीखी, मिचली पैदा करने वाली बदबू ने हार्दिक को घेर लिया। तभी तड़ाक, एक छोटा सा कंकड़ अंधेरे में कहीं से आया और सीधा हार्दिक के सिर के पीछे लगा। हार्दिक ने अपना सिर सहलाते हुए गुस्से में पीछे मुड़कर देखा। हार्दिक ने कार की तरफ देखा और चिल्लाया, अबे ओ सुखदीप, कमीने, पत्थर क्यों मार रहा है? अभी मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ और तुम मजाक शुरू कर दिया। लेकिन सुखदीप तो कार के अंदर था, 50 कदम दूर। वो अपने फोन में देख रहा था। तो फिर पत्थर किसने मारा? हार्दिक की नजर वापस उस पीपल के पेड़ पर गई जिसके तने पर उसने अभी अभी गंदगी फैलाई थी। कार की हेडलाइट की रोशनी पेड़ की निचली शाखाओं पर पड़ रही थी और वहां पत्तों के बीच हार्दिक ने कुछ देखा। वो कोई बंदर नहीं था, वो कोई पक्षी नहीं था। वहां शाखा पर उल्टा लटका हुआ एक छोटा सा दुबला पतला इंसानी आकृति थी। उसका सिर मुंडा हुआ था और शरीर पर सिर्फ एक सफेद लंगोटी थी। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं और वो हार्दिक को देखकर मुस्कुरा रहा था।
हार्दिक की हल्का होने की इच्छा तो पूरी हो गई थी, लेकिन अब उसके कंधों पर जो बोझ आने वाला था वो उसे जिंदगी भर भारी पड़ने वाला था। क्या आपको लगता है कि स्पिरिट्स यानी आत्माएं माफ करना जानती हैं, या फिर हार्दिक ने अपनी जिद के साथ साथ अपनी मौत का दरवाजा भी खोल दिया था? चलिए देखते हैं, जब वो कार में वापस बैठता है तो क्या वो अकेला होता है? तेजी से दौड़कर हार्दिक कार की तरफ आया और धड़ाम से अगली सीट पर गिर पड़ा। उसने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हो। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। बाहर का वो दृश्य, वो उल्टा लटका हुआ लड़का, क्या वो सच था या सिर्फ उसके दिमाग का वहम? हार्दिक ने अपनी कांपती उंगलियों से एसी का वेंट अपनी तरफ घुमाया और एक जबरदस्ती की हंसी हंसी। उसने कहा, साला वहां अंधेरा बहुत है। कुछ नहीं यार, बस एक बिल्ली थी। चलो गाड़ी बढ़ाओ सुखदीप। जैसे ही हार्दिक सीट पर सीधा बैठा, कार के पिछले पहिए दब गए। सस्पेंशन से एक तीखी चरर की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे 70 किलो के हार्दिक के साथ कोई और भी उस सीट पर बैठ गया हो, कोई जो दिखाई नहीं दे रहा था। सुखदीप ने गियर डालते हुए हार्दिक को कोहनी मारी और बोला, ओ भाई, इतना भी क्या हल्का हुआ है तू तो वापस आया तो गाड़ी दब गई। क्या खा लिया था ढाबे पर, पत्थर? हार्दिक ने सुखदीप की बात का जवाब नहीं दिया। वो अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाने लगा। उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, बकवास बंद कर सुखदीप, मेरी गर्दन पता नहीं क्यों बहुत अकड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों पर कोई जिम का डंबल रखा हो। पिछली सीट से रिया आगे झुकी। उसने हार्दिक के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। रिया की आवाज में डर था। हार्दिक, तुम इतने गर्म क्यों हो? तुम्हारा शरीर तो तवे जैसा तप रहा है, और तुम्हारी स्किन पर यह क्या लगा है? ये तो मिट्टी जैसा खुरदुरा है। इससे पहले कि हार्दिक कुछ बोल पाता, कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर गाने का नाम नहीं आ रहा था, बस एक अजीब सी शहनाई की आवाज आ रही थी, जैसे किसी शादी में बज रही हो, लेकिन बहुत धीमी और फटी हुई। सुखदीप ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। वो झुंझलाया, अरे ये क्या मुसीबत है? ये मंत्र कौन से चैनल पर आ रहा है? ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया क्या किसी का? हार्दिक अब अपनी सीट में धंसता जा रहा था। उसका सिर अब अपनी मर्जी से नहीं हिल रहा था, बल्कि ऐसे झटके खा रहा था जैसे कोई उसके बालों को पकड़कर खींच रहा हो। उसने भारी आवाज में कहा, रिया, एसी तेज करो, यहां सांस नहीं ली जा रही। बदबू आ रही है जैसे कुछ जल रहा हो। कार के अंदर की हवा बदल चुकी थी। अब वो ठंडी एसी की हवा नहीं थी, वो गर्म उमस भरी हवा थी, जिसमें जले हुए बालों की बदबू खुली हुई थी। सुखदीप ने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन पावर विंडो जाम हो चुकी थी। हार्दिक अपने कान के ठीक पास बिल्कुल सटा हुआ किसी की सांस महसूस हुई, गीली ठंडी सांस। उसे लगा कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। वो बौखला गया। उसने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया और सामने लगे रियर व्यू मिरर में देखा। वो देखना चाहता था कि उसकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं। हार्दिक ने शीशे में देखा। उसे अपना चेहरा दिखाई देना चाहिए था, उसकी दाढ़ी, उसके बाल, लेकिन शीशे में जो परछाई थी वो हार्दिक की नहीं थी। शीशे में हार्दिक के कंधों के ऊपर एक दूसरा चेहरा था। वही मुड़ा हुआ सिर, वही कोयले जैसी काली आंखें और दांतों के बीच फंसा हुआ एक गेंदे का फूल। वो मुंजिया हार्दिक के कंधों पर बैठा था, जैसे कोई घोड़े पर सवारी कर रहा हो। हार्दिक ने अपने पूरी ताकत से चीख मारी, मेरी पीठ, हटाओ इसे, हटाओ इसे। सुखदीप का संतुलन बिगड़ गया। कार सड़क से उतरकर कच्ची जमीन पर हिचकोले खाने लगी। रिया चिल्ला रही थी, लेकिन शीशे में दिखने वाला वो साया अब मुस्कुरा रहा था। वो हार्दिक के कान को चबाने के लिए अपना मुंह खोल रहा था। हार्दिक हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड से कहता था कि वो रिलेशनशिप का बोझ उठाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रिश्ता इतना चिपकू होगा। किसी तरह हाफते कांपते हुए उनकी कार होटल आनंद के पोर्च में रुकी। ये एक पुरानी हवेली थी जिसे जबरदस्ती होटल बना दिया गया था। दीवारों पर सीलन थी और हवा में पुरानी लकड़ी की गंध। होटल का रिसेप्शन एक बूढ़ा आदमी संभाल रहा था। उसकी नेम प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मिस्टर लोढ़ा। नाम पढ़कर सुखदीप की हंसी छूट गई, लेकिन माहौल इतना भारी था कि हंसी उसके गले में ही अटक गई। मिस्टर लोढ़ा की आंखें भैंस जैसी बड़ी और गीली थीं। मिस्टर लोढ़ा ने हार्दिक को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजर हार्दिक के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके झुके हुए कंधों पर अटकी थी। उन्होंने रजिस्टर आगे बढ़ाते हुए एक अजीब सवाल पूछा, साहब, रूम तो डबल है, लेकिन लगता है सवारी ट्रिपल है। एक्स्ट्रा गद्दे का चार्ज लगेगा। हार्दिक को समझ नहीं आया। उसने अपनी गर्दन को झटका दिया, जिससे कटक की आवाज आई। उसने खींचते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो लोढ़ा जी? हम 3 ही लोग हैं। एक रूम मेरे और रिया के लिए और एक ड्राइवर के लिए।
जल्दी चाबी दो, मुझे लेटना है, मेरी कमर टूट रही है। कमरा नंबर 204। कमरे के अंदर सब कुछ थोड़ा चिपचिपा सा लग रहा था। दीवारों का पेंट उखड़ रहा था और ड्रेसिंग टेबल का आईना ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर तेल वाला कपड़ा फेर दिया हो, धुंधला और गहरा। सुखदीप अपने कमरे में चला गया। अब कमरे में सिर्फ हार्दिक और रिया थे। हार्दिक डर रहा था। उसे अभी भी लग रहा था कि कार के शीशे में उसने जो देखा वो सच था। और डर को भगाने का मर्दों का सबसे पुराना तरीका क्या होता है? ध्यान भटकाना, या कहिए रोमांस। हार्दिक ने रिया का हाथ पकड़ा। उसके हाथ पसीने से तर थे। वो रिया के करीब गया, उसकी आंखों में देखने की कोशिश की और बोला, रिया, छोड़ो ना यार उस बात को, शायद मैं थक गया हूं, आओ ना थोड़ा रिलैक्स करते हैं। रिया को हार्दिक का स्पर्श गलत लगा। जैसे ही हार्दिक ने उसे छूने की कोशिश की, रिया को एक हल्का सा बिजली का झटका लगा। चट! उसने हाथ झटक लिया। हार्दिक, तुम्हारे हाथों से ओजोन की बदबू आ रही है, जैसे बिजली की तार जल रही हो, दूर रहो मुझसे। लेकिन मुंजिया को यह पसंद नहीं था। मुंजिया, जो खुद कुंवारा मरा था, उसे अपने वाहन को किसी और औरत के साथ चिपकते हुए देखना बर्दाश्त नहीं था। कमरे की ट्यूबलाइट फड़फड़ाने लगी। अचानक तड़ाक! हार्दिक का चेहरा एक तरफ घूम गया। रिया ने उसे नहीं मारा था। रिया तो 2 कदम दूर खड़ी थी, लेकिन हार्दिक के गाल पर 5 उंगलियों का लाल निशान उभर आया था। निशान इतना गहरा था जैसे किसी लोहे के पंजे ने मारा हो। रिया ने अपना मुंह ढक लिया। हार्दिक, तुम्हें किसने मारा? जवाब देने के बजाय हार्दिक का शरीर हवा में उड़ गया, जैसे किसी ने उसे कॉलर से पकड़ा हो और उसे कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। वो दीवार से टकराया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ऐंठने लगा। हार्दिक खड़ा हुआ, लेकिन अब उसका खड़ा होने का तरीका इंसानों वाला नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, कुबड़े की तरह। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी थीं, सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था। जब वो बोला तो वो हार्दिक की आवाज नहीं थी, वो एक पुराने चिड़चिड़े लड़के की आवाज थी। उसने रिया की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, लग्गिन, माझ लग्गिन, मेरी शादी। ऐ बाई, तू नवरी बंशिल, तू मेरी दुल्हन बनेगी। रिया दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन कुंडी अपने आप खटाक से बंद हो गई। हार्दिक, या जो कोई भी अब उस शरीर में था, वो धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ने लगा, अपने काले दांत दिखाते हुए। कहते हैं हनीमून पर तीसरा पहिया कबाब में हड्डी होता है, लेकिन अगर वो हड्डी सच में एक भूत की हड्डी हो तो सुहाग रात शमशान रात में बदल जाती है। क्या रिया अपने बॉयफ्रेंड को बचा पाएगी, या आज रात उसकी शादी एक मरे हुए लड़के से होगी? कमरे के अंदर का नजारा किसी हॉरर फिल्म और कुश्ती के मैच का मिश्रण बन चुका था। हार्दिक का शरीर खुद से ही लड़ रहा था। उसका बायां हाथ रिया का गला पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका दायां हाथ अपने ही बाएं हाथ को रोकने की कोशिश कर रहा था। हार्दिक की गर्दन की नसें फूल गई थीं। उसने दांत भींचते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, रिया भागो, ये मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, भागो यहां से। तभी हार्दिक का सिर एक झटके से बाईं ओर मुड़ा। उसकी आवाज पतली और खुरदरी हो गई, जैसे गले में रेत फंसी हो। गप बस रे, चुप बैठ। ए पोरगी, ए लड़की, मला भूख लागली, मुझे भूख लगी है, गोड़ दे मला, मीठा दे मुझे। डरते हुए रिया कोने में दुबक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाए या उससे बचे। कमरे में जले हुए बालों की बदबू इतनी तेज हो गई थी कि रिया की आंखों से पानी आ रहा था। तभी दरवाजे की कुंडी चट से टूट गई। सुखदीप दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, हाथ में होटल का एक भारी पीतल का लोटा लिए हुए। उसने चिल्लाया, रुक जा भूतनी के, छोड़ दे मेरे भाई को, वरना ये लोटा तेरे सिर पर ऐसा बजाऊंगा कि अगली 7 पुश्तों तक टन नन 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 गूंजेगा। सुखदीप की आवाज सुनकर हार्दिक रुक गया। वो बेड के ऊपर उकड़ू बैठा था, बिल्कुल एक बंदर की तरह। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी। उसकी नजर मेज पर रखी पूजा की थाली पर गई, जो होटल वालों ने मेहमानों के स्वागत के लिए रखी थी। उस थाली में कुमकुम और कच्चे चावल अक्षत रखे थे। हार्दिक ने झपट्टा मारा। उसने मुट्ठी भर कच्चे सख्त चावल उठाए और सीधे अपने मुंह में भर लिए। पूरे कमरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कड़ कड़ कड़, कच्चे चावल चबाने की आवाज। यह आवाज इतनी भयानक थी कि सुखदीप के भी पसीने छूट गए। हार्दिक बिना चबाए उन नुकीले दानों को निगल रहा था। उसके मसूड़ों से खून रिसने लगा था, जो चावल के सफेद दानों को लाल कर रहा था। सुखदीप ने पीतल का लोटा नीचे कर लिया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने धीरे से रिया से पूछा, ओए रिया, ये हार्दिक को क्या हुआ? बिरयानी मांग लेता, ये कच्चा राशन क्यों खा रहा है? इसका पेट तो अब पक्का गया।
हार्दिक ने मुंह से खून और चावल का पेस्ट थूकते हुए सुखदीप की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ बाहर निकाला। वो कोई अंगूठी नहीं थी। हार्दिक के हाथ में मरे हुए कीड़े, मकड़ी के जाले और उसके खुद के टूटे हुए बालों से बना एक उलझा हुआ गुच्छा था। मुंजियाडो उसे एक मंगलसूत्र की तरह हवा में लहराया। वो धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ा। उसने वो गंदा बदबूदार गुच्छा रिया की गर्दन की तरफ बढ़ाया और फुसफुसाया, ये ले मेरा प्यार, इसे पहन ले, वरना मैं इस लड़के की दोनों आंखें निकालकर गोटी खेलूंगा। रिया की पीठ दीवार से सट गई थी। वो मंगलसूत्र अब उसकी गर्दन से बस 1 इंच दूर था। उसमें से एक मरा हुआ कॉकरोच लटक रहा था। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन यहाँ प्यार न सिर्फ अंधा है बल्कि वो कच्चा चावल खाता है और कीड़ों का हार पहनाता है। अब सवाल ये है, क्या रिया इस अनोखे प्रपोजल को स्वीकार करेगी या सुखदीप का लोटा कोई कमाल दिखाएगा? उन्होंने किसी तरह हार्दिक को बाथरूम में धक्का दिया और बाहर से कुंडी लगा दी, लेकिन अंदर से जो आवाजें आ रही थीं वो किसी भी सामान्य इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी थी। हार्दिक दरवाजा पीट रहा था, लेकिन हाथों से नहीं, धड़ धड़ धड़, ये आवाज उसके सिर की थी। वो अपना माथा बार बार एक ही लय में लकड़ी के दरवाजे पर मार रहा था, जैसे कोई पागल ढोलक बजा रहा हो। हर चोट के साथ लकड़ी चटकने की आवाज आ रही थी। रिया ने अपने कान बंद कर लिए थे। वो चिल्लाई, सुखदीप कुछ करो, वो अपना सिर फोड़ लेगा, ये रुक क्यों नहीं रहा? सुखदीप ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। उसके पास दुनिया का हर समाधान नहीं था, लेकिन उसके पास एक बीजी थी जो पंजाब के हर भूत प्रेत को नाम से जानती थी। उसने स्पीकर ऑन किया। हेलो बीजी, बीजी मुसीबत हो गई। हार्दिक पागल हो गया है, कच्चा चावल खा रहा है, औरतों जैसी आवाज निकाल रहा है और कह रहा है मेरी शादी कराओ। बीजी ये कौन सी बीमारी है? उधर से नानी की आवाज आई, ओए खसम नुखाणिया, तूने क्या किया? चावल, शादी, ओए ये कोई बीमारी नहीं है, ये मुंजिया है, ब्राह्मण का कुंवारा भूत। तुम लोगों ने पक्का किसी पीपल के पेड़ के नीचे मूत्र विसर्जन किया होगा। हाय रब्बा, अब वो तब तक नहीं जाएगा जब तक उसकी शादी नहीं होती। सुखदीप का गला सूख गया। तो अब क्या करें बीजी, क्या मैं इसकी शादी रिया से करा दूं? रिया ने सुखदीप को घूर कर देखा। बकवास बंद कर, उसे किसी तांत्रिक के पास ले जा, कोई ऐसा जो जिद्दी भूतों को तोड़ना जानता हो। जल्दी कर, वरना वो लड़के की जान ले लेगा। कॉल कट गया। सुखदीप ने फोन रखा और रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, रिया, मैं एक बाबा को जानता हूँ, यहाँ पास में ही उसका आश्रम है। उसका नाम है बाबा चुटकी। ये कैसा नाम है? अरे नाम पे मत जा। कहते हैं वो चुटकी बजाते ही बड़ी से बड़ी समस्या और बड़े से बड़े भूत को खड़ा, मेरा मतलब भगा देते हैं। वो लव प्रॉब्लम्स के स्पेशलिस्ट हैं। तभी बाथरूम के अंदर से आने वाली धड़ धड़ की आवाज एकदम बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि नल से टपकती बूंद की आवाज भी हथौड़े जैसी लग रही थी। सुखदीप और रिया दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजे के नीचे फर्श पर एक दरार थी। उस दरार से धीरे धीरे एक लाल रंग का गाढ़ा तरल बाहर रिसने लगा। रिया की सांस अटक गई। खून, उसने सोचा, लेकिन वो खून नहीं था। वो गहरा लाल रंग था, आलता, वो लाल रंग जो दुल्हनें अपने पैरों में लगाती हैं। वो तरल धीरे धीरे बहकर रिया के जूतों की तरफ बढ़ रहा था और फिर बिना किसी के छुए बाथरूम का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कमोड के ऊपर हार्दिक बैठा था। हार्दिक ने अपने पूरे चेहरे पर टूथपेस्ट और लाल रंग के हालता से एक दुल्हन का मेकअप कर लिया था। उसकी आंखें चौड़ी थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और सुखदीप की तरफ इशारा किया। जब आपका दोस्त बाथरूम में जाकर खुद को दुल्हन बना ले तो समझ लीजिए कि मामला हाथ से निकल चुका है। अब उन्हें जाना है बाबा चुटकी के पास। लेकिन क्या एक फ्रॉड बाबा एक असली मुंजा को संभाल पाएगा, या चुटकी बच गई, सबकी गर्दन टूट जाएगी? इससे पहले कि सुखदीप या रिया कुछ समझ पाते, हार्दिक ने एक बिल्ली जैसी फुर्ती दिखाई। उसने सुखदीप के पैरों के बीच से छलांग लगाई और दरवाजे से बाहर निकल गया। वो सीढ़ियों से उतर नहीं रहा था, वो फिसल रहा था, जैसे पानी ढलान से नीचे बहता है। जब रिया और सुखदीप भागते हुए नीचे लॉबी में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। रात के 2 बज रहे थे। पूरा होटल शांत था सिवाय हार्दिक के। हार्दिक ने रिसेप्शन की मेज पर बिछा हुआ सफेद टेबल क्लॉथ फाड़ लिया था। उसने उसे अपनी कमर पर लपेट लिया था, एक धोती की तरह। उसका ऊपर का शरीर नंगा था, जिस पर लाल आलता और टूथपेस्ट के निशान अभी भी चमक रहे थे। वो लॉबी के बीचों बीच खड़ा था। वो ताली बजा रहा था, लेकिन कोई संगीत नहीं था, कोई ढोल नहीं था। फिर भी हार्दिक ऐसे नाच रहा था जैसे वो अपनी ही शादी की बारात में सबसे आगे हो। वो हवा में हाथ लहरा रहा था, अपनी गर्दन मटका रहा था और मुंह से अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। हार्दिक ने अपनी ही धुन बनाई हुई थी। वो चिल्लाया, वाजवा रे, बजाओ रे, नवरी आली, दुल्हन आई। ओए सुखदीप, तू नाचेगा नहीं? मेरे मामा की घोड़ी तू ही तो है।
काउंटर के पीछे खड़े मिस्टर लोढ़ा ने अपनी चश्मा ठीक किया। उन्हें हार्दिक के भूत से कोई डर नहीं लग रहा था। उन्होंने अपना कैलकुलेटर उठाया और खटखट करते हुए बोले, मिस्टर सुखदीप, ये कल्चरल डांस का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और ये जो गमला इसने फोड़ा है उसका 500 रुपये अलग से, टेबल क्लॉथ का 200 रुपये, टोटल बिल में जोड़ दूं? सुखदीप ने अपना सिर पीट लिया। अरे ओ लोढ़ा जी, यहाँ जान पर बनी है और तुम्हें बिल की पड़ी है। देख नहीं रहे लड़के के अंदर मुंजिया घुस गया है। सुखदीप हार्दिक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हार्दिक ने रिसेप्शन काउंटर पर रखे चीनी के पैकेट उठा लिए। वो उन्हें फाड़कर हवा में उड़ाने लगा, ये सोचकर कि वो फूलों की बारिश कर रहा है। चीनी के दाने फर्श पर बिखर गए। सुखदीप ने जैसे ही हार्दिक का हाथ पकड़ा, हार्दिक ने एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। हार्दिक की ताकत अब इंसानी नहीं थी। उसकी कलाई लोहे की रॉड जैसी सख्त हो गई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से ऊपर चढ़ चुकी थीं। सिर्फ आंखों का सफेद हिस्सा स्क्लेरा दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो सीधे रिया की तरफ बढ़ा, बिल्कुल सटीक। रिया पीछे हटी, लेकिन दीवार आ गई। हार्दिक उसके एकदम करीब आ गया। उसके मुंह से सड़े हुए फूलों की बदबू आ रही थी। हार्दिक ने रिया का हाथ पकड़ा, इतनी जोर से कि रिया की चीख निकल गई। हार्दिक ने रिया के कान के पास अपना मुंह ले जाकर एक बहुत ही शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहा, होटल नहीं, होटल गंदा है। हम पेड़ पर चलेंगे, सुहाग रात पेड़ पर मनेगी, नेचर के गोद में, खुले में। और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, हार्दिक ने रिया को घसीटना शुरू कर दिया। वो उसे लॉबी से बाहर अंधेरी रात और पार्किंग की तरफ खींचकर ले जा रहा था। रिया अपने पैर जमा रही थी, लेकिन हार्दिक उसे किसी गुड़िया की तरह खींच रहा था। एक कुंवारा भूत अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहागरात मनाने के लिए उसी शापित पीपल के पेड़ पर ले जाना चाहता है। अगर वो उस पेड़ तक पहुंच गए तो रिया का वापस आना नामुमकिन है। सुखदीप के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हिंसा। अगर होटल का रसोइया भिखारी लाल उस वक्त सही समय पर लोहे की भारी कढ़ाई लेकर नहीं आता तो शायद हार्दिक आज रिया को जंगल में ले जा चुका होता। भिखारी लाल की उस एक कढ़ाई शॉट ने हार्दिक को बेहोश कर दिया था। अब वे कार में थे। हार्दिक पिछली सीट पर पड़ा था। उसे सुखदीप ने टो चेन और सीट बेल्ट से बुरी तरह बांध दिया था। रिया उसके बगल में बैठी थी, हाथ में वही कढ़ाई पकड़े हुए कांप रही थी। वे बाबा चुटकी के आश्रम की तरफ भाग रहे थे। बाहर गर्मी का मौसम था, लेकिन कार के अंदर का तापमान फ्रीजर जैसा हो गया था। सुखदीप ने हीटर ऑन किया, लेकिन वेंट से गर्म हवा की जगह सफेद ठंडी भाप निकल रही थी। रिया के दांत किटकिटा रहे थे। सुखदीप स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था। उसके हाथ सुन्न पड़ रहे थे। वो चिल्लाया, रिया, ये स्टीयरिंग जम रहा है। ये इतना ठंडा हो गया है कि मेरी उंगलियां चिपक रही हैं। गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही यार। ऐसा लग रहा है पीछे से कोई खींच रहा है। इंजन पूरी ताकत लगा रहा था, गुर्र गुर्र, लेकिन स्पीडोमीटर की सुई 40 से ऊपर नहीं जा रही थी। तभी हार्दिक को होश आ गया। वो बंधा हुआ था, लेकिन उसके अंदर बैठा मुंजिया शांत नहीं था। हार्दिक अपने सीट पर उछलने लगा। वो अपनी पीठ को सीट से इतनी जोर जोर से मार रहा था कि पूरी गाड़ी हिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो रस्सियां तोड़ देगा। और फिर रिया ने खिड़की की तरफ देखा। कार के शीशे पूरी तरह धुंध से ढक चुके थे, लेकिन वो धुंध अंदर से नहीं थी। रिया ने देखा शीशे के बाहर धुंध पर छोटे छोटे हाथों के निशान बन रहे थे, थप थप थप, जैसे कोई अदृश्य बच्चा चलती गाड़ी के शीशे को बाहर से पीट रहा हो। रिया ने खिड़की से दूर हटते हुए चीख मारी, सुखदीप, बाहर देखो, बाहर कोई है, कोई खिड़की पर लटक रहा है। तभी इंजन ने एक आखिरी हिचकी ली और बंद हो गया। हेडलाइट्स फड़फड़ाई और बुझ गईं। घने जंगल के बीच सुन्न कर देने वाला अंधेरा छा गया। अब सिर्फ उनकी अपनी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। सुखदीप ने चाबी घुमाने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं उठे। उसने अंधेरे में फुसफुसाया, गए, आज तो गए, न गाड़ी बची न जान। पीछे की सीट से हार्दिक का उछलना बंद हो गया था। रस्सियों की आवाज बंद हो गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि रिया को अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। और फिर उस सन्नाटे में हार्दिक की आवाज आई। ये मुंजिया की आवाज नहीं थी, यह हार्दिक की अपनी सामान्य आवाज थी, बिल्कुल शांत। उसने धीरे से पूछा, गाइस, तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? रिया को लगा हार्दिक ठीक हो गया। उसने जल्दी से फोन की टॉर्च चलाई और हार्दिक के चेहरे पर मारी। हार्दिक, तुम ठीक हो? हार्दिक की आंखें खुली थीं। वो रिया को नहीं देख रहा था। वो उंगली उठाकर सामने डैशबोर्ड की तरफ इशारा कर रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, मैं तो ठीक हूं रिया, लेकिन ये जो लड़का डैशबोर्ड पर उकड़ू बैठा है और हमें घूर रहा है, ये कौन है? रिया और सुखदीप ने धीरे धीरे अपनी टॉर्च डैशबोर्ड की तरफ घुमाई। वहां स्टीयरिंग व्हील के ठीक ऊपर एक काला जला हुआ साया बैठा था, जिसके गले में जनेऊ चमक रहा था। जब भूत गाड़ी के बाहर हो तो आप खिड़की बंद कर सकते हैं। जब भूत शरीर के अंदर हो तो आप उसे बांध सकते हैं, लेकिन जब भूत आपके और स्टीयरिंग व्हील के बीच बैठा हो तो आप कहां भागेंगे? वो साया बस एक चेतावनी थी।
वे कार छोड़कर भागे। सामने जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी थी जिसके बाहर लिखा था बाबा चुटकी, लव प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट। अंदर घुसते ही उन्हें गोबर और अगरबत्ती की मिलीजुली गंध आई। कमरे के बीच में एक आदमी बैठा था, लुंगी पहने हुए, आंखों पे काला चश्मा लगाए हुए। रात के 3 बजे। ये थे बाबा चुटकी। इनका नाम चुटकी इसलिए था क्योंकि ये दावा करते थे कि समस्या चुटकी बजाते ही हल हो जाएगी, या फिर इसलिए कि ये हर बात पर उंगलियां चटकाते थे। बाबा ने हार्दिक को देखा जो अब रस्सियों में बंधा हुआ फर्श पर लौट रहा था। बाबा ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, ओहो, केस बिगड़ा हुआ है। लड़के के ऊपर मुंजा चढ़ा है और मुंजा को क्या चाहिए? छोकरी। लेकिन हम इसे छोकरी नहीं, टोकरी देंगे। मेरा मतलब मटका। सुखदीप ने हाफते हुए पूछा, बाबा जी, मटका? क्या मटके से इसकी शादी होगी? लेकिन क्या ये लीगल है? बाबा ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने हवन कुंड में मुट्ठी भर सूखी लाल मिर्चें डाल दी। चढ़ 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 करके मिर्चें जलने लगी। कमरे में एक तीखा दम घोटने वाला धुआं भर गया। ये धुआं इंसान को खांसी देता है लेकिन आत्मा को दर्द देता है। धुआं जैसे ही हार्दिक की नाक में गया वो तड़पने लगा। उसके अंदर बैठा मुंजिया चिल्ला रहा था। बाबा चुटकी में एक बड़ा सा मिट्टी का मटका हार्दिक के चेहरे के सामने रखा। उस मटके पर एक लाल चुनरी बंधी थी। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाए, निकल बाहर, ये देख तेरी दुल्हन, गोरी है, गोल है और कभी जुबान नहीं लड़ाएगी, इसमें घुस जा। अचानक हार्दिक का मुंह खुला। उसके मुंह से एक काला धुआं निकला जैसे सिगरेट का छल्ला। वो धुआं हवा में लहराया और सीधा उस मिट्टी के मटके के अंदर समा गया। मटका जोर से हिलने लगा, धड़ धड़ धड़, जैसे उसके अंदर कोई पक्षी फड़फड़ा रहा हो। बाबा ने तुरंत एक लाल कपड़ा उठाया और मटके का मुंह बंद करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बस हो गया, मुंजा को मटके वाली दुल्हन मिल गई, अब इसे सील करना होगा, जल्दी। सुखदीप को लगा जंग जीत ली गई है। वो खुशी से उछला, ओ बल्ले, मान गए बाबा जी, आपने तो कमाल कर दिया। और इसी जोश में सुखदीप का 10 नंबर का भारी बूट हवा में लहराया। बाबा की उंगलियां मटके तक पहुंचने ही वाली थीं कि सुखदीप का पैर मटके से टकराया। सब कुछ स्लो मोशन में हुआ। बाबा की चीख, रिया का हाथ बढ़ाना और मटके का लुढ़कना। मटका फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मिट्टी के टुकड़े बिखर गए। लाल चुनरी एक तरफ गिर गई। कमरे में मिर्च का धुआं और सन्नाटा छा गया। बाबा चुटकी ने अपना काला चश्मा धीरे से उतारा। उनकी आंखों में असली डर था। उन्होंने सुखदीप की तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, भागो। मटके से आजाद होकर वो काला धुआं अब आकार ले रहा था। अब वो सिर्फ धुआं नहीं था, वो एक जलता हुआ, गुस्से से पागल छोटा सा राक्षस बन चुका था। अब उसने हार्दिक को नहीं देखा, उसने सीधे उस आदमी को देखा जिसने उसका घर तोड़ा था, सुखदीप। कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, लेकिन यहां शादी का मटका जिसने फोड़ा उसे पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मुंजा अब आजाद है और बहुत गुस्से में है। क्या सुखदीप अपनी टांग बचा पाएगा या आज रात उसकी टांग का तंदूरी लेग पीस बनेगा? मटका फूटते ही झोपड़ी की खिड़कियां टूट गई। वो काला धुआं एक बवंडर की तरह घूमने लगा। बाबा चुटकी ने अपनी लुंगी संभाली और चिल्लाए, भागो, मेरी जीप लेकर भागो, उस पेड़ के पास जाओ, माफी मांगो, वही एक रास्ता है। हार्दिक ने हवा में चाबियां लपकी। उसका नशा, उसका डर सब गायब हो चुका था। अब सिर्फ सर्वाइवल बचा था। तीनों बाहर खड़ी बाबा की पुरानी खुली मारुति जिप्सी की तरफ भागे। हार्दिक ने इग्निशन घुमाया। इंजन ने एक बार खांसा और फिर दहाड़ मारकर चालू हो गया। सुखदीप और रिया पीछे की खुली सीट पर कूद गए। हार्दिक ने गियर डाला और एक्सीलरेटर पर पैर जमा दिया। जीप धूल उड़ाते हुए जंगल के रास्ते पर दौड़ पड़ी। हार्दिक स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए था। उसने चिल्लाकर कहा, हमें उसी पेड़ के पास जाना होगा जहां मैंने गलती की थी। खून के बदले खून, पानी के बदले पानी। जीप 80 की रफ्तार पर थी, लेकिन जंगल उनसे भी तेज था। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में पेड़ों की डालियों पर कुछ कूद रहा था। वो जमीन पर नहीं दौड़ रहा था, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा था, बिल्कुल एक जलते हुए लंगूर की तरह। रिया ने उंगली उठाई, वो आ रहा है, वो पेड़ों के ऊपर से आ रहा है। सुखदीप, सिर नीचे करो। जंगल जिंदा हो गया था। सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ अब पेड़ नहीं लग रहे थे। उनकी डालियां नीचे झुक रही थीं, जैसे लंबे सूखे हाथ जीप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। एक डाली जोर से जीप के लोहे के पाइप से टकराई। अगर सुखदीप ने सिर नहीं झुकाया होता तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता। सुखदीप जीप के फर्श पर लेटा हुआ था। वो चिल्लाया, ओए, बाबा की जीप तो बिना छत की है, हम तो प्लेट में परोसे हुए चिकन है। हार्दिक भगा और तेज भगा। मुंजिया की आवाज अब बिल्कुल पास आ गई थी। हार्दिक ने रियर व्यू मिरर में देखा। जीप के पीछे धूल के गुबार में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। वो अब हवा में उड़कर आ रहा था।
धड़ाम, जीप का बोनट पिचक गया। वो मुंजीना जीप के बोनट पर आ गिरा। वो छोटा था, शायद 3 फुट का। उसकी त्वचा जली हुई लकड़ी जैसी थी, उसके दांत सुई जैसे नुकीले थे। वो विंडशील्ड के कांच के उस पार हार्दिक को घूर रहा था। हार्दिक की चीख गले में अटक गई। मुंजिया ने अपना छोटा जला हुआ हाथ उठाया और विंडशील्ड पर मारा। तड़ाक, कांच में दरार आ गई। वो अंदर घुसने वाला था। हार्दिक ने देखा कि सामने वही पीपल का पेड़ आ गया है। उसने ब्रेक नहीं लगाया, उसने एक्सीलरेटर और जोर से दबा दिया। उसने चिल्लाया, ले, पहुंच गए तेरे घर, जय बजरंगबली। धड़ाम, जीप सीधे पीपल के पेड़ की उन विशाल जड़ों से टकराई। भड़ाम, झटका इतना जोरदार था कि मुंजिया बोनट से उड़कर दूर जा गिरा। हार्दिक का सिर स्टीयरिंग से टकराया। जीप बंद हो गई। धुआं, भाप और सन्नाटा। कुछ सेकंड तक सिर्फ रेडिएटर से निकलने वाली श्श की आवाज आ रही थी। रिया को होश आया। उसके माथे से खून बह रहा था। उसने देखा हार्दिक स्टीयरिंग और सीट के बीच फंसा हुआ है। वो हिल नहीं पा रहा था। सुखदीप बेहोश था। रिया ने धुंधली आंखों से बाहर देखा। जीप की हेडलाइट अभी भी जल रही थी और उसकी रोशनी सीधे पेड़ की जड़ों पर पड़ रही थी। वहां मुंजिया धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा भारी पत्थर था। मुंजिया लंगड़ाते हुए हार्दिक की तरफ बढ़ा। वो शादी नहीं करना चाहता था, अब उसे बदला चाहिए था। वो हार्दिक का सिर कुचलने के लिए पत्थर ऊपर उठा रहा था। माफी मांगने का समय अब निकल चुका है। जब भूत आपके सिर पर पत्थर लेकर खड़ा हो तो क्या मंत्र काम आते हैं, या फिर रिया को कुछ ऐसा करना होगा जो किसी किताब में नहीं लिखा। समय जैसे रुक गया था। जीप के टूटे हुए कांच के टुकड़े हेडलाइट की रोशनी में हीरे जैसे चमक रहे थे। हार्दिक स्टीयरिंग व्हील के नीचे फंसा हुआ था, खून से लथपथ, और उसके ठीक सामने बोनट पर वो मुंजिया खड़ा था। मुंजिया ने अपने दोनों हाथों से एक भारी पत्थर सिर के ऊपर उठाया हुआ था। उसकी परछाई हार्दिक के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में सदियों पुराना गुस्सा था। वो हार्दिक का सिर तरबूज की तरह फोड़ने ही वाला था। तभी एक आवाज गूंजी, रुको। ये रिया थी। वो जीप से बाहर निकल आई थी। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन वो डरी हुई नहीं थी। वो मुंजिया के सामने खड़ी हो गई, जैसे एक माँ अपने बिगड़े हुए बच्चे के सामने खड़ी होती है। रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, शर्म नहीं आती? तुम ब्राह्मण हो ना? जनेऊ पहना है ना तुमने? और हरकतें देखो, राक्षसों वाली। एक निहत्थे आदमी को मारोगे? यही संस्कार है तुम्हारे? मुंजिया का हाथ हवा में रुक गया। वो पत्थर अभी भी ऊपर था, लेकिन उसका चेहरा बदल गया। वो कंफ्यूज हो गया। सदियों से लोग उससे डरते थे, भागते थे। किसी ने उसे इस तरह डांटा नहीं था। उसे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। रिया ने अपनी आवाज थोड़ी नरम की, लेकिन आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हें शादी करनी है ना? तुम्हें पत्नी चाहिए तो पहले इंसान बनो, जानवर नहीं। अगर इसे मार दिया तो फिर से उस पेड़ पर अकेले लटकोगे, हमेशा के लिए। मुंजिया का ध्यान भटका हुआ था। यही वो मौका था। हार्दिक ने कराहते हुए अपना हाथ बाहर निकाला। उसका हाथ कांच के टुकड़ों से कट गया था। खून की धार बह रही थी। वो पेड़ की उन मोटी सूखी जड़ों तक पहुंचा जिन पर उसने गलती की थी। हार्दिक ने अपना खून से सना हाथ पेड़ की जड़ पर रखा। उसने अपना माथा स्टीयरिंग पे टिका दिया और रोते हुए कहा, माफ कर दे भाई, मुझसे पाप हुआ। ये देख, मेरा खून हाजिर है, बस अब और नहीं, माफ कर दे। जैसे ही हार्दिक का खून और आंसू जड़ों पर गिरे, पेड़ कांपा। मुंजिया के हाथ से पत्थर छूट गया और धप से जमीन पर गिरा। मुंजिया ने हार्दिक की तरफ देखा, फिर रिया की तरफ। उसकी आंखों से कालापन गायब हो गया। एक पल के लिए वो सिर्फ एक उदास बच्चा लग रहा था। मुंजिया का शरीर धुएं में बदलने लगा। वो हवा में लहराया और पेड़ के तने में वापस खिंचा चला गया, जैसे पेड़ ने उसे वापस अपनी गोद में ले लिया हो। हवा शांत हो गई। हेडलाइट फड़फड़ाई और बुझ गई। पूर्ण सन्नाटा। अगली आवाज जो उन्होंने सुनी वो किसी राक्षस की चीख नहीं थी, वो एक चिड़िया की चहचहाहट भी। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण पीपल के पत्तों से छनकर आ रही थी। वो पेड़ अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था, सिर्फ एक पुराना पेड़। सुखदीप को होश आ गया था। तीनों ने एक दूसरे को देखा। कोई कुछ नहीं बोला। उन्हें पता था कि वे जिंदा बच गए थे, लेकिन वो वही लोग नहीं थे जो कल रात इस जंगल में आए थे। वे वापस लौट आए। हार्दिक ने उस दिन के बाद से कभी खुले में पेशाब नहीं किया। सुना है अब वो पब्लिक टॉयलेट में जाने से भी डरता है। वो घंटों इसे रोके रखता है। शायद इसीलिए अब उसे किडनी स्टोन हो गया है। लेकिन सोचिए, किडनी में पथरी होना उस पत्थर से तो बेहतर ही है जो मुंजिया उसके सिर पर मारने वाला था, है ना? मुंजिया शांत हो गया है, लेकिन वो गया नहीं है। वो अभी भी मोरनी हिल्स के उसी पीपल के पेड़ पर बैठा है।
इंतजार में। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी रोकें और आपको पेड़ों के बीच कोई हलचल दिखाई दे, तो जरा गौर से देखिएगा, क्या वो हवा है या कोई दूल्हा अपनी बारात का इंतजार कर रहा है। मैं हूं राजीव और आप सुन रहे थे डरावनी इंडियन कहानियां। सब्सक्राइब करना मत भूलना, दरवाजा बंद रखिएगा। शुभ रात्रि।